स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों का उपचुनाव हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। विपक्ष जहां सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते हुए बीजेपी की हार का दावा कर रहा था, उस विपक्ष को जनता ने नकार दिया। 7 में से 6 सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया, बाकी किसी का कोई दांव काम नहीं आया। अब विपक्षी दलों के पास दिल बहलाने के लिए यही बाकी है कि हम फला सीट पर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन यहां सियासत में गिनती सिर्फ एक के बाद खत्म हो जाती है और आप नंबर 1 हैं तो सब कुछ आपके पास, उसके बाद कुछ भी नहीं। चर्चा आज इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो 7 में से 6 सीटों पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितनी उम्मीदों के पंख फैलाए थे उतनी उड़ान मिली, जनता का आभार। लेकिन सवाल तो विपक्ष को लेकर है कि आज 22 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हर दल कहां खड़ा है, और आज चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, अमित पुरी जी बीजेपी से, उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से, गौतम राणे दलित चिंतक, ब्रजेश शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, और सवाल ये कि तैयारी अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे आते हैं, ये कहा जाता है, और सियासत में संदेश दूर तलक जाता है। इस उपचुनाव के नतीजों को किस तरीके से देखें? देखिए, इस उपचुनाव को लेकर हमने इसी मंच पर मेरे ख्याल से 3-4 बार बहस की, बिल्कुल अलग अलग मेहमानों के साथ, और कुछ मुद्दों पर मैंने सबसे हामी भरवाई थी। इसलिए आज उससे कोई बिट्रे नहीं कर सकता। सारे दलों के लोगों, प्रतिनिधियों से उन बहसों में कुछ बातों पर एक राय बनी थी। एक बड़ा विषय यह था कि यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ की 3.5 साल की सरकार पर एक मिनी रेफरेंडम होगा। सब इस पे सहमत थे, बोले हां जी होगा। कोरोना के दौरान सरकार का कामकाज कैसा रहा, प्रवासी मजदूरों को लेकर कैसा रहा, धान की खरीद को लेकर कैसा रहा, कानून व्यवस्था को लेकर कैसा रहा कार्यकाल, इन सब पर एक संक्षिप्त ही सही लेकिन रेफरेंडम होगा। बिल्कुल। और लगभग 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हम माने तो 22-23 लाख लोगों तो इस रेफरेंडम में शामिल थे ही। परिणाम आ गया। अब उस वक्त अगर इस पर सहमति बनी थी कि हां ये माना जाएगा, तो आज उसको मानना चाहिए। एक दूसरा, मैंने कहा था कि 22 में बीजेपी को समाजवादी पार्टी बीजेपी के स्वाभाविक विकल्प के रूप में कितनी मुस्तैदी से उभरेगी, इसका एक आरंभिक चित्र इन 7 सीटों से मिल जाएगा। परिणाम आ गया, दिख ही रहा है कि कैसा चित्र मिला कि नहीं मिला। तीसरी बात पर सब सहमत थे कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन करने वाली बीएसपी और एसपी, फिर गठबंधन टूटना और फिर मायावती जी की तलखी, इन सब के बाद ये जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बसपा की दशा दिशा भी तय करेंगी। और कांग्रेस के मेरे मित्र उमाशंकर भाई उस बहस में रहे कि नहीं रहे मुझे स्मरण नहीं, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बात पर हम लोगों ने हामी भरवाई थी, सब लोग सहमत थे कि प्रियंका जी का निर्देशन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की सक्रियता, इन दोनों पर भी एक रेफरेंडम आ जाएगा इस बाई इलेक्शन में। तो कांग्रेस को कितने वोट मिले वो भी सामने है। मुझे लगता है ये कुछ निर्णायक बिंदु थे जिन पर उन 3-4 बहसों में हमारे सारे मित्र विभिन्न दलों के सहमत हुए थे कि हां भाई, जब परिणाम आएगा तो इन बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। परिणाम तो सामने है। 2017 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास इन 7 में जितनी सीटें थीं, 6, वो सब जीती। एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थे, उसने रिटेन की।
बसपा बाकी कहीं नहीं, और कांग्रेस तो बहुत सारी जगह बहुत कम वोट पाई, और इतने कम वोट पाई कि शायद पूरे राज्य की एक बड़ी पार्टी के रूप में उसकी गणना हो, उतने वोट भी नहीं है, उतने वोट भी नहीं है। जबकि उनके अध्यक्ष ने व्यापक संघर्ष किया, और कांग्रेस के लोग कहते थे, अभी एक हाल की बहस थी जिसमें मुझसे कुछ दलों के मित्रों ने कहा था कि अमिताभ जी अब चुनाव जीतने की टेक्निक हम यहाँ टीवी पे आपको थोड़ी ना बताएंगे, हम भी रणनीति बना लिए है हमने भी, और हम भी उस पर लगे हुए हैं। ये परिणाम, लोकतंत्र में तो एक ही कसौटी है ना, परिणाम। आज इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। मैं एक टिप्पणी दो जो गैर राजनीतिक मित्र हैं उनसे ले लूं, एक छोटी छोटी टिप्पणी, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास आता हूं। ब्रजेश शुक्ला हैं और गौतम राणे हैं, पहले इनसे एक छोटी छोटी टिप्पणी लूं। ब्रजेश भाई, ये जो परिणाम आया है 7 उपचुनाव का, इसकी समीक्षा आप कैसे करेंगे भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के मद्देनजर? अमिताभ जी, वास्तव में ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे कोई। अब आगे चुनाव में जाना है और इसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी, 6 महीने बाद शुरू हो जाएगी। इस चुनाव ने बहुत कुछ साफ कर दिया है जी। पहली बात कि जो इतने संकट काल में ये चुनाव हुए हैं, कोरोना की महामारी, हमारे ख्याल से लोकतांत्रिक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी दशा कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। इतनी महामारी हो, लॉकडाउन हो, और इतने बड़े मुद्दे हो, बेरोजगारी हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि हमको लगता है कि पहले नेता लोग गांव में जाते थे और लोगों से मिलते थे, पता करते थे। मैं यही बयान सुनता रहा लोगों के कि साहब बड़ा लोग भूखों मरे जा रहे हैं गांव में, और गरीब बिल्कुल एकदम तबाह हुआ जा रहा है। वो शायद गांव गए नहीं, मैंने दौरा किया है और मैं लगातार इस बात को लिख रहा अखबारों में। हुआ ये कि लॉकडाउन हुआ, उसका असर शहरों में हुआ ज्यादा, लेकिन गांव में इसका असर ना के बराबर। और बाकायदे इस बार सरकार ने जो किया, लगभग 80% लोगों को कुछ न कुछ दिया उसने, चाहे मुफ्त अनाज दिया, चाहे गैस सिलेंडर का पैसा दिया, या जो खाते खुले थे उसमें पैसा भेजा, या किसान निधि में पैसा गया। इस चीज को लोग समझ ही नहीं पाए। और मैं जब जाता था तो लोग कहते थे पहली बार ऐसा आदमी आया है जो कुछ न कुछ दे ही रहा है और हमारे तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक बात। इस चीज को न समझना, और बाकायदे बीजेपी लगातार काम कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी, इनके वर्कर जा रहे थे तमाम कोरोना से ग्रसित हुए लोग, लेकिन वो पूछ रहे थे कि अनाज पहुंचा आपके यहाँ, पैसा आया? ठीक ब्रजेश भाई, आपने अपने ग्रामीण इलाकों का एक अच्छा उदाहरण सामने रखा। चुनाव में वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गौतम राणे, जो सवाल मैंने ब्रजेश जी से पूछा वही सवाल आपसे। इन 7 चुनाव परिणामों के समीक्षा आप किस रूप में करेंगे, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस को जेहन में रखकर, सामने रखकर? जी अमिताभ जी, दुनिया में मात्र एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जो 2 धुरी पे चलता है, बाकी सारी की सारी व्यवस्था एक धुरी पे चलती है जी। लोकतंत्र में 2 धुरी होती है। पहली धुरी होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और दूसरी धुरी होती है सजग और जीवंत विपक्ष। और ये जब ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल आप लड़ रहे हैं, तो सेमीफाइनल के पहले तैयारी करनी पड़ती है, जो तैयारी विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से कहीं दिखी नहीं। विपक्ष का एक भी ऐसा दल नहीं जिसने ये पूरी तैयारी की हो कि वास्तव में सेमीफाइनल उसको जीतना है और फिर फाइनल में जाना है। बगैर तैयारी के ये कोशिश कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी ऐसा हो जिसने जिले लेवल पे कोई प्रदर्शन न किया हो,
स्टेट लेवल पे कोई प्रदर्शन न किया हो, अल्टीमेटली देश लेवल पे कोई प्रदर्शन न किया हो, और इसके बाद दावे प्रस्तुत करे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल पे तो मेरा ही दावा है। इस तरह से हुआ। आपने देखा होगा कि विपक्ष का एक भी ऐसा नेता नहीं था जो पूरी तरह से गंभीर हो इस बाई इलेक्शन को लेकर के। जो सबसे बड़ा धोखा हुआ, ग्रामीण अंचल में कहा गया कि करीब 3 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया। जो मनरेगा 180 दिन के लिए पहले निर्धारित किया गया था और 300 रुपए उसकी दिहाड़ी मिलती थी, उस मनरेगा में अब 201 रुपए मिलते हैं और साल भर में 40 दिन से ऊपर काम नहीं होगा। ये विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए तो उठा नहीं पाया। तो जो मुद्दे विपक्ष को उठाना चाहिए था वो मुद्दे विपक्ष नहीं उठा पाया। जब तक मुद्दे बेहतर तरीके से आप नहीं उठाएंगे तब तक सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है गौतम राणे, और आप कहें कि सरकार ठीक है गौतम राणे, पूरा आगे तंत्र सरकार ने उपयोग किया, बस 1 सेकंड में किया सारा तंत्र सर जी। गौतम राणे की बाकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत नहीं। मेरी अपनी धारणा रही 35 वर्ष से, वो धारणा मैंने कभी बदली नहीं। गांव की हालत, शहर की हालत, मोहल्ले की हालत, कस्बे की हालत, खेत की हालत, चौपाल की हालत, थाने की हालत, तहसील की हालत, ये नेता के बताने से नहीं जानी जाती। अब वोट देता है आदमी, आम आदमी। एमएलए एमपी के वोट से तो कोई जीत हार होती नहीं, उनके अकेले के वोट से। मेरे मोहल्ले में क्या स्थिति है हमसे बेहतर कौन जानेगा? सपा मुद्दा उठाएगी तब जानेंगे क्या हम, या बसपा उठाएगी तब जानेंगे, या कांग्रेस उठाएगी तब जानेंगे? मेरे गांव में सड़क नहीं, इस बात को मायावती जी बोलेंगी तब मैं जानूंगा। अरे मुझसे बेहतर कौन जानता है? इसलिए मित्र, कष्ट में जनता होती है तो मुद्दा कोई ना उठाओ, उसको जो निर्णय करना होता वो कर ही देती है। जनता अच्छा महसूस करेगी तो अच्छा निर्णय कर देगी, खराब मुद्दा कोई उठाते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नेताओं के भाषण से अगर कुछ चीजें प्रभावित होती तो देश के लगभग सभी नेता अच्छा भाषण देते हैं, कुछ को छोड़ दीजिए तो सबका भाषण मोहक है, लेकिन सब जीतते नहीं। उदयवीर भाई, यह परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहता है? जी, निश्चित तौर पे सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं तो समाजवादी पार्टी इनको बहुत अच्छे और बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से तो नहीं देख सकती, क्योंकि जो मैंने ही पिछली बार आपसे बात कही थी कि चुनाव तो रणनीति से लोग जीतते हैं, प्लानिंग से जीतते हैं, स्ट्रेटजी से। और इस चुनाव को मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमने भी प्लान किया, जितना टारगेट पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा। जैसे मल्ली का उदाहरण आप लेंगे तो पिछली बार से 15-17% पोलिंग कम हुई, उसके बावजूद हमारे प्रत्याशी को 4000 वोट ज्यादा मिले, लेकिन मार्जिन फिर भी कम है एक निर्दलीय से। जी, भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर है और मार्जिन कम है। इसी तरह कमोवेश अधिकांश सीटों पर जहां हम और कांग्रेस गठबंधन में लड़े थे, इस बार अकेले लड़े हैं, फिर भी उतने ही वोट मिले, दोनों के मिला के तो डबल मिले हैं। जैसे टुंडला का उदाहरण लेंगे तो 56,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन अभी 14-15,000 से जीती है। मुझे लगता है कि और बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए थी, हमको और बेहतर। ठीक है उदयवीर भाई, एक सप्लीमेंटरी सवाल ले लूं, एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री। और आप इस बात से सहमत हो? उदयवीर भाई एक मिनट, लास्ट लाइन। जी 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 जी, एक सप्लीमेंट्री ले लूं। आप तो विधान परिषद सदस्य, एक सप्लीमेंट्री ले लूं। सप्लीमेंट्री का बड़ा महत्व होता है जी। मैंने कहा था तब मेरे मित्र लोग मुझसे थोड़ा खफा भी हो गए थे, कांग्रेस के और समाजवादी के। पता नहीं जूही सिंह थी या उदयवीर जी थे, और कांग्रेस के भी एक मित्र थे। मैंने कहा था बड़े लोग क्यों नहीं उतर रहे, बसपा का तो कोई प्रतिनिधि मिलता नहीं, उनसे भी पूछते, तो उनके लिए जो कहना मैंने कह दिया। मैं था वही बात टुंडला में आपके हारे हुए उम्मीदवार ने कही है कि अखिलेश यादव निकलते तो शायद कुछ बेहतर होता। वही बात मैं कह रहा था वोटिंग से 10 दिन पहले।
उदयवीर जी? नहीं, बिल्कुल नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही है। अच्छा चलो, मैंने- मुबारक है, नहीं वो कही। मेरी ठीक। टूंडला कंस्टिट्यूएंसी है, मैंने उस उम्मीदवार का बयान सुना है, उस उम्मीदवार का बयान मैंने सुना है। उसने कहा कि ये तो हम लोकल नेताओं ने अपने स्तर पे तैयारी करके लड़ा है, आगे भी हम तैयारी करेंगे। उसने कौन आता, राष्ट्रीय नेतृत्व या कार्यक्रम या मांगा नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात, वो सीट जो है माननीय अक्षय यादव जी की सीट है, लोकसभा लड़ते हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव वहां से अक्सर रहते हैं, वो थे भी चुनाव में, वो बात नहीं है। मैं आपसे उस बात को कंक्लूड करना चाह रहा था, बीच में बात थोड़ा डाइवर्ट हो गई। मेरा कहना यह है कि उपचुनावों को कभी सरकार के लिए तो मानक मान सकते हैं आप, परंपरा यह रही है कि सरकार उपचुनावों को जीत ही लेती है। पिछले दिनों से कुछ टूटी है कि नहीं जीत पा रही कुछ चुनावों को, और उपचुनाव में जो प्रभाव रहता है उस हिसाब से मुझे लगता है कुछ मार्जिनल विक्ट्रीज हैं। ठीक है, 6-7 हजार वोट ठीक के है। मार्जिन से नहीं, सीटें ठीक है। सारी बदल जा रही हैं। ठीक है उदयवीर भाई, ठीक है, करीब ठीक है, एक आध ठीक, दो आगे सौ आपकी बात। ऐसा मेरा मानना है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती, आंकड़े में हो सकता है कुछ हजार के गड़बड़ों में, उतना गणित का बहुत योग्य व्यक्ति नहीं हूं विशेषज्ञ, लेकिन जितना मेरा ओवरऑल इंप्रेशन गया है, लास्ट टेली में देखा भी नहीं अभी बहस में आने से पहले, 15,000 से लेके और 36-38 हजार के बीच में जीती, 1,500 से सीट नहीं जीती। एक उदयवीर भाई ने कहा कि सामान्यतः सरकारें बाई इलेक्शन जीत लेती, ऐसा नहीं है। शिवराज बाबू चुनाव लड़े, उपचुनाव में गए, 9 सीट कांग्रेस ने जीती वहां, इसलिए ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। 28 में से इलेक्शन मतलब इलेक्शन, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, कोई इलेक्शन छोटा नहीं होता ना। उसके लिए 28 भी कांग्रेस की सीट थी। ब्लैंकेट वो दे सकते हैं कि ये तो फलनवा का जीत लेगा, ऐसा नहीं होता मित्र, ऐसा मैं मानता हूं। उमाशंकर पांडे, यही बात मैंने कांग्रेस से कही थी, तो मुझसे कहा गया था कांग्रेस के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, तो प्रियंका जी की क्या जरूरत है, उनके नाम से हम लोग जीत जाएंगे। कहां खड़े हैं आज मित्र? मेरी बात खराब लगी थी कांग्रेस को उस दिन, कहा था हम तो उनका नाम लेके जीत जाएंगे, उनके नाम का कलावा बांध लेंगे तो जीत जाएंगे। कहां है आपके प्रत्याशी उमाशंकर जी? अमिताभ जी, देखिए आपकी पत्रकारिता को के हम लोग कायल हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश आपको इस चुनाव परिणाम में आप पकड़ नहीं पाए। अच्छा बताओ। इसके पहले 2019 वाला भी उपचुनाव था, दोनों को जोड़ के आप देखते तो 2022 का एक बड़ा संदेश हम सबके लिए जनता ने दे दिया है। अभी आप कह रहे थे कि प्रियंका जी और अजय लल्लू जी, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, उसका क्या परिणाम रहा, 3 सीटों पर वोट बहुत कम रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी के 3 सीटों में जो संदेश छिपा है वो आपसे मिस हो गया अमिताभ जी। उन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही है। सपा, बसपा, यहां तक कि बुलंदशहर वाली सीट पर जहां पर आरएलडी और सपा का गठबंधन था, वहां भी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। 2019 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी भले गंगोह की सीट भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण नहीं जीत पाई थी, लेकिन वहां हम दूसरे नंबर पे रहे थे और उस उपचुनाव में भी हमारा वोट परसेंट बढ़ के जस्ट डबल हो गया था। और इस उपचुनाव में हम 6 सीटों पर लड़े हैं, 6 में कांग्रेस पार्टी उन 3 सीटों पर जो आपकी निगाह में नहीं आ पाए, वहां हम दूसरे नंबर पर आए। यह है जनता का आशीर्वाद, जो अजय लल्लू जी के मेहनत के लिए, जो प्रियंका गांधी जी के उम्भा से लेके, शाहजहांपुर से लेके, हाथरस से लेके अप्रवासी मजदूरों के लिए दिन रात एक करने का ये आशीर्वाद हमको मिला है कि 6 सीटों में हम 3 सीटों पर नंबर 2 पर आए हैं। ये अजय लल्लू जी और प्रियंका जी की उपलब्धि का परिणाम है। और इसमें जो संदेश 2022 के लिए है कि भाजपा को अगर कोई परास्त कर सकता है तो जनता की निगाह में अब वो पार्टी कांग्रेस ही है। अजय लल्लू जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में। ठीक है महाराज, ठीक है। अब उसका जवाब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो उदयवीर सिंह देंगे कि अब सपा साइकिल पीछे हो गई, हाथ आगे हो गया कि हाथी अस्तबल में चला गया। ये जवाब आप लोग आपस में जवाब देना भाई। लेकिन मैं आप लोगों के विशाल हृदय से बड़ा आज गदगद हूं। इतना विशाल हृदय का, उदार
साधु संतों वाला हृदय राजनेताओं का मैं पहली बार देख रहा हूं, जो रपट पड़े तो हर गंगा बोल रहे हैं। बोले वाह जी वाह, हम तो गंगा नहाने गए थे, रपटे नहीं। कोई कुछ गिना रहा, कोई कुछ गिना रहा, जनता कह रही रपट गए, वो कह रहे ना ना हम तो कुंभ नहाने आए हैं। दोस्त, सियासत थोड़ी दूसरे मिजाज की चीज है, ये आप हमसे बेहतर जानते हो। यहाँ टीवी पे नहीं बोलोगे, हम जानते हैं उमाशंकर भाई, हम जानते हैं टीवी पे नहीं बोलोगे, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, सब लोग जानते हैं। अनिल दुबे जी, बुलंदशहर में और कितनी ताकत चाहिए थी आपको? गजबे हो गया। और आप कहते हो किसानों के लिए संघर्ष में हमारी पार्टी सबसे आगे है। आप और अखिलेश यादव की पार्टी साथ लड़ी, फिर भी बिस्तर गोल। फिर भाई कैसे मान लें कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? वहां आपने स्वाभिमान सभा की, कौन सी सभा की थी? जयंत चौधरी पर जो वो लाठी चली थी, उसको एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया था। जहां जहां चुनाव हुआ वहां जयंत जी ने जाके सभा की, एक पंचायत की। इसका मतलब लाठी का असर नहीं हुआ। दुबे जी, अमिताभ जी बुलंदशहर में जिस दिन से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव में हमारी पार्टी के नेता जयंत चौधरी जी को प्रचार करना था, उनको जाना था, लेकिन जयंत चौधरी जी को कोरोना हुआ और 17 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 17 तारीख से उनको कोरोना हुआ और वो कोरोना के कारण वहां पर प्रचार प्रसार नहीं कर सके, ना वो जा सके। आप लोग तो थे ना? जरूर नहीं, बाकी लोग रहे, लेकिन जो उनके जाने का जो असर था, जो गंभीरता वहां पर उनके जाने से पैदा होती, वो शायद अन्य लोगों के जाने से नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, क्या कमी रह गई उसकी हम समीक्षा करेंगे कि किन वजहों से हमें वहां पर ये स्थिति हमारी रही है। वो सोचने का विषय है और उसको समीक्षा करेंगे। लेकिन जो हमारे नेता उस चुनाव में नहीं जा पाए, वो ना वहां प्रचार कर पाए, उसका नुकसान हुआ। जी ठीक है, आप अकेले विपक्षी दल हो ऐसे उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हमारा सबसे बड़ा नेता नहीं गया, इससे हमें नुकसान हुआ। बाकी सब कह रहे बड़े नेता की तो जरूरत ही नहीं थी, हम ही काफी थे। नहीं, वहां पर ठीक है, अरे भाई ठीक है, कौन जमीन जायदाद की लड़ाई है कि आखिरी क्षण तक बहस करेंगे? ठीक है, अच्छी बात आ गई आपकी। अमित पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी इन बाय इलेक्शंस के परिणाम को की समीक्षा एक राजनीतिक दल के रूप में किस रूप में करती है? बाकी जो कुछ कहना था स्वतंत्र जी कह चुके, मुख्यमंत्री जी कह चुके, वो हमने सुन भी लिया, चला भी दिया, है ना। उससे आगे की बात अपने कॉम्पिटिटर्स के मद्देनजर सपा बसपा कांग्रेस मैं अटल जी के शब्दों से ही प्रारंभ करता हूं कि जब हम चुनाव में जीते तो मस्त ना हो और जब हारे तो पस्त ना हो, क्योंकि चुनाव या तो हमको जिता के जाएंगे या कुछ सिखा के जाएंगे। और जो सीख मिली इन चुनाव से, आपने कहा ये चुनाव रेफरेंडम थे 20-25 लाख की आबादी के। मैं कहता हूं कि फिल्म पाकीज़ा का एक गाना है, हमरी न मानो इन्हीं लोगों से पूछो। इन 25 लाख लोगों ने जो मतदान किया, इनको आप एक सैंपल सर्वे मान लो, क्योंकि एजेंसी भी साफ है, क्लियर है, मतदाता उस पर तो भरोसा है ना। हाँ बिल्कुल है। उन सैंपल सर्वे के नतीजों में जितने आरोप आपने अपनी रिपोर्ट में गिनाए, उसके साथ एक किसान बिल भी जोड़ लो, वो छूट गया था, उस पर भी बहस हुई थी, तबसरा हुआ था। अब जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है, तो आवाम ने अपना फैसला हुजूर दे दिया। क्योंकि लखनऊ से बैठे कई जिले इलाही हुक्म बादशाह का ऐलान कर रहे थे कि यहां से जिले इलाही का हुक्म है और आवाम तो झूम कर वोट देगी। लेकिन नतीजा आने से पहले सब सेमेस्टर में फर्स्ट डिवीजन आ रहे थे। अब कोई बता रहा है हम सेकंड डिवीजन आए, हमारी सप्लीमेंट्री आई, लेकिन फाइनल में फर्स्ट डिवीजन आएगी। अब हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है हुजूर, और आप भी जानते हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है जी। लेकिन अपोजिशन के स्पेस को भरने की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर चली, उस लड़ाई के अंदर बहुत लोगों ने कहा कि बसपा का भाजपा से पैक्ट हो गया। तो भाई घाटमपुर में 2-2 हाथ हमारे उनसे कैसे हो गए? और वो आप पार्टी के लोग जो खाए नहीं बगराए, उन्होंने ब्राह्मणों का उत्पीड़न एक कोर एजेंडा बना दिया। देवरिया में तो चारों ब्राह्मण लड़े,
अब वहां से फैसला आ गया भाई कि क्या है, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी तो बड़े नेता हैं, उनको सारा समर्थन भी था। वो शाकिर अली जी भी साथ थे जो रेलवे स्टेशन पे घोड़ा दौड़ा करके चीजें जीत लिया करते हैं। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बाद भी जनता ने एक फैसला, मैं उदयवीर जी आपके बीच में नहीं बोला, कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कह रहा हूं। हाँ, नहीं उदयवीर भाई आप स्वतंत्र हैं, रुक जाइए। आप अपने नेता को भेजें ना भेजें, मैं कुछ नहीं कर रहा, हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, शाकिर अली स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये बता रहा हूं सिर्फ। अरे भैया आशीर्वाद की बात कर रहा हूं। आप शाकिर अली का नाम ले रहे हैं। अरे नाम लेने में क्या बुरा है, आशीर्वाद तो है। इंतकाल होने का घोड़े को छोड़ दो। उदयवीर जी अभी रुको भाई, उदयवीर सिंह बैठकर आदमी, अरे भाई आगे बढ़ो यार, इतनी सी बात के ऊपर। जी भैया कंप्लीट करिए पुरी साहब। लेकिन इतने सारे आरोप लगाने के बाद लोगों ने कहा योगी को छट्टी का दूध याद दिला देंगे और 6 सीटों पे धूल दूसरित कर देंगे। आज क्या विपक्ष मतदाताओं को आभार व्यक्त करते हुए यह कहेगा कि हमारे आरोप ठीक नहीं थे, हमें यह राजनीतिक साहस होना चाहिए, यह पॉलिटिकल मैग्निमिटी होनी चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल मैग्निमिटी हमको देखने को नहीं मिली। कोई भी मतदाता के फैसले को सिर झुका करके स्वीकार नहीं कर रहा। हम उपचुनाव हारे थे, मैं इस रेफरेंस में इस बात को कह रहा हूं, बस एक ही पंक्ति कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव बड़े गंभीर होते हैं। चाहे बहुगुणा जी का गढ़वाल का चुनाव हो, चाहे स्वर्गीय काशीराम जी का चुनाव हो, मायावती जी का राजनीतिक जीवन भी एक उपचुनाव से संसदीय जीवन में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर लोहिया ने उपचुनाव जीत करके उस समय की राजनीति के अंदर एक बड़ी चुनौती पेश की, और टीएन सिंह का चुनाव रहा हो। लेकिन हम तब विपक्ष में थे और हमने विपक्ष के नाते उपचुनाव की गंभीरता और उसके संकेतकों को समझा, इसलिए टाट पट्टी पर रह करके चुनाव लड़ा। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है, आज का विपक्ष जो है वो टाट पट्टी छोड़कर ट्विटर पे आ चुका है। और मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि जैसे प्लेन के चलने में रिफ्यूलिंग तो अब एयर टू एयर होने लगी, गल्फ की वार में हमने देखा, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग जमीन पे होती है। तो चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे एरोडायनेमिक्स, आपको जमीन चाहिए, टाट पट्टी चाहिए उड़ान भरने के लिए, और ये टाट पट्टी छोड़ के आप ट्विटर गाइड बने हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की आवाम ने आपको आपके हालात तक अमित भाई ठीक है। गौतम राणे, विपक्षी दलों ने जो चार्जशीट सरकार के खिलाफ सार्वजनिक की जी, ये बाय इलेक्शन के नतीजे बताते हैं कि उस चार्जशीट को जनता ने स्वीकार नहीं किया। क्या विपक्ष नब्ज समझने से चूक गया? अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि विपक्ष चार्जशीट तैयार ही नहीं कर पाया। नहीं चार्जशीट तो सब तैयार की भाई, ही हिला हवाली करता रहा। नहीं सबने ट्विटर पर लिखा, वो जवानी तो एएनआई को और क्या करेंगे, एएनआई को बोले कबूतरबाजी में किया ना। नहीं एएनआई पर भी बोले, बुला के बाइट भी दी, कबूतरबाजी की ना, कबूतरबाजी। हाँ भाई अमिताभ जी, चार्जशीट तैयार होती है, जो जिसपे आरोप लगते हैं उसके यहाँ जाकर के और सारे जो साक्ष्य होते हैं उस साक्ष्यों को कलेक्ट करने के बाद चार्जशीट लगती है। कबूतरबाजी में कभी चार्जशीट नहीं लगती, एएनआई पे बाइट देने से चार्जशीट नहीं लगती है। और यही अगर बाइट लगती तो थानाध्यक्ष इतना मजबूत नहीं होता एफआईआर करने में, फिर एसपी ही मजबूत हो जाता। थानाध्यक्ष इसलिए मजबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पे जाकर के वो पूरी जांच करता है। विपक्ष यही नहीं कर पाया ग्राउंड लेवल पे। आप कह रहे थे कि जो आदमी फंडामेंटल राइट से पूरी तरह से परिचित होता है वो निर्णय ले लेता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट से परिचित नहीं होता है वो देखता है कि मेरे खाते में 200 रुपए आ गए कि नहीं आ गए, मुफ्त अनाज मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया। जब ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे लोगों को वोट में कन्वर्ट करना है, तो इनका स्वभाव सिरप की तरफ होता है। जैसे सिरप में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वेल शेक बिफोर यूज, वैसे इनको भी हिलाना पड़ता है कि तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि मुफ्त का तुम्हें अनाज मिल जाए, तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम्हारे खाते में 200 रुपए आ जाए, तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। अभी रोकेंगे, ये नहीं एड्रेस कर पाए। ब्रजेश शुक्ला, वही सवाल मैंने 5-7 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की जिनको अखिलेश जी ने एजेंडे के तौर पर सामने रखा, मायावती जी ने रखा, प्रियंका गांधी जी ने रखा।
तीनों दलों के बड़े चेहरों ने उन मुद्दों को सामने रखा सरकार के विरुद्ध। अब परिणाम बता रहा है कि उन मुद्दों को जनता ने अपना मुद्दा नहीं माना। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा हम सबको। ब्रजेश शुक्ला जी। हाँ देखिए जी, वास्तव में यहाँ लड़ाई दूसरी हो रही है अमिताभ जी। यहाँ एक लड़ाई सरकार से हो रही थी, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी जी, और दूसरी लड़ाई हो रही थी कि असली विपक्ष कौन है, कौन 2022 में बीजेपी को हरा सकता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा संदेश जाने वाला था पूरे राज्य में। तो दो चीजें थी यहां पर। अब आप देखिए कि सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से खेमेबंदी की, अलग अलग ढंग से लड़ाई की। यहां तक आज यदि आप उन्नाव का मैं बताऊं आपको, तो इमरान वो प्रतापगढ़ी है, कांग्रेस के नेता हैं, वो बिहार में थे, उनको बाकायदे कांग्रेस ने बुलाया यहां पर, जिससे माहौल को ठीक किया जा सके। लेकिन हुआ क्या, परिणाम क्या आए? परिणाम ये है कि जो आपके मुद्दे थे उन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि अभी एक विवाद अभी भी छूटा रह गया है कि कौन 2022 में बीजेपी का मुख्य प्रतिद्वंदी होगा। अभी वो ठीक है विजय भाई, वो तस्वीर तो अभी धुंधली है, वो साफ नहीं हो पा रही अभी। मैं उदयवीर सिंह के पास चलूंगा। उदयवीर जी, दो घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। लास्ट वोटिंग से कुछ दिन पहले अनु टंडन का सपा में आना और मायावती जी का एक दिन स्लिप ऑफ टंग ही सही, जो बाद में उन्होंने क्लेम किया, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, कि हमने ऐसा नहीं कहा और गलत समझ लिया कि भाई हम भाजपा को भी वोट कर देंगे सपा को हराने के लिए। उसके लिए उसके उस वक्तव्य के चलते जो माइनॉरिटी वोट था उसमें कंफ्यूजन दूर हुआ और उसको लगा कि हमारे लिए सपा ठीक। समाजवादी पार्टी ने दो बड़े एडवांटेज मिले वोटिंग से पहले, लेकिन वोटिंग में उनका परिणाम मुझे नहीं दिख रहा। ना अनु टंडन का बांगरमऊ में दिख रहा और ना मायावती के उस वक्तव्य से कोई लाभ आपको दिख रहा मुझे। नहीं, मैं ये मानता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट एक तरफा नहीं होता जी, वो दो तरफा होता है। किसी पार्टी का वोट कोई एक धर्म या एक जाति सिर्फ नहीं होती। अगर इसी को आप संदेश के रूप में लेना चाहें तो उनके कार्डर के लिए कुछ दूसरा भी संदेश इसे कह सकते हैं। वो एक सब्जेक्टिव विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा मानना ये है कि इस चुनाव में हमने जहां जहां चुनाव जीतने के उद्देश्य से कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए, कुछ रिस्क लिए, अपने पुराने कैंडिडेट्स को चेंज किया, उससे एक सबक और संदेश पार्टी और पार्टी के नेताओं को समझना सोचना है। वो हम सोच रहे हैं। सवाल मूल आपका यह था कि क्या इसको रेफरेंडम माना जाए, क्या हमारी चार्जशीट रद्द मान लें हम, सवाल ये था। मेरा मानना यह है कि जब सरकार सत्ता शासन सब कुछ होने के बाद हार जाती है तो उसे निश्चित तौर पर रेफरेंडम मानते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन जब सरकार जीत जाती है, जो जीतता है उसे तो खैर आज अमित पुरी साहब को और भी तेज आवाज में बोलने का हक है, भाई चुनाव जनता ने जनादेश उनके पक्ष में दिया है। लेकिन राजनीतिक जानकार लोग या राजनीतिक समझने वाले लोग ये महसूस करते हैं कि सरकार के पास 10 हाथ होते हैं जब सरकार चल रही होती है। चलती हुई सरकार में जिसका बहुमत 324 सीट का हो, 6 सीट से सरकार नहीं बदलती, परिवर्तन का वोट नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर स्लाइटली डिफर करता हूं आपकी बात से। जब परिवर्तन का समय आएगा ठीक है, तो दूसरी बात भाई आगे स्लाइटली डिफर करूंगा। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगा। एक सीट शिवराज सिंह के सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। वो जनरल इलेक्शन में जितनी मेहनत से नहीं लगे थे उतनी मेहनत से बाय इलेक्शन से लगे थे, फिर भी 9 सीटें हाथ से फिसल गई। सरकार थी, कलेक्टर कप्तान थे उनके साथ, इसलिए ये गलत उदाहरण दे रहे हैं आप। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत है। ठीक उदयवीर भाई, एक मिनट एक बात कहूं मैं अपनी, हम आएंगे आपके पास। अभी बाकी लोगों से पास रहा चल लूं। पार्टियों को ये भी देखना चाहिए, सीट थी वो, पार्टियों को ये भी देखना चाहिए, अरे सीट किसी के पिताजी की नहीं होती महाराज। तब तो चुनावी बंद कर दो, जिसकी 1952 में जिसकी जब सीट हो गई वो, ये कोई बात होती है? एक नेचर होता है, कैरेक्टर होता है। अरे ठीक है,
अरे अमिताभ जी, सीट की एक डेमोग्राफी होती है, उसका एक इतिहास होता हम है, बताएंगे, उसका एक, हम बताएंगे, उसको भी बताएंगे, मानसिक हाँ और उसको भी, राजनीतिक उस पर विचार होता है वहाँ के ठीक, लोगों का। उस पर भी बताएंगे डेमोग्राफी किस हद तक प्रभाव डालती है। अभी मैं बताऊंगा, पहले बाकी मेहमानों से जरा एक एक टिप्पणी ले लूं। उमाशंकर जी, वही प्रश्न, आपके अध्यक्ष ने एक चार्जशीट रखी जी। प्रियंका जी रोज ही एक चार्ज फ्रेम करती थी ट्विटर पर, जनमत में वो नहीं दिखा, फिर क्या समझे? जी देखिए अमिताभ जी, प्रश्न आपने किया है, उसका जवाब जो है बड़ा सीधा सा है। एक ही चीज के कई उत्तर हो सकते हैं, कई तरीके से उसको देखा जा सकता है। जैसे कोई भी सीट ले लीजिए, मान लीजिए बांगरमऊ की सीट उठा लेते हैं, भाजपा को वहां लगभग 70,000 वोट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करीब वहां 1.25 लाख या 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े ये मान लिया जाए, या ये माना जाए कि जितने वोट मिले उससे करीब 1.5 गुना लोगों ने ये कहा कि हाँ कानून व्यवस्था आईसीयू में है, हाँ महंगाई बढ़ी है, हाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, हाँ कोरोना को ठीक से निपट नहीं पाए, हाँ अप्रवासी मजदूरों को जितना कष्ट और पीड़ा झेलना पड़ा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या अगर इन्होंने 6 सीटें जीत ली तो क्या ये मान लिया जाए कि महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या ये मान लिया जाए डीजल और पेट्रोल भाई आगे अब तो अब अभी चुनाव नहीं है, अभी तो संकेत में बात छोटी छोटी करें, अभी चुनाव नहीं है, अब तो निपट गया चुनाव। क्या ये मान लिया जाए कि अरे रुको भाई, आगे बात आगे बात आपका भी एक पॉइंट मेरे जहन में आया है, उस पर भी मैं उत्तर दूंगा कि जो आपने कहा कि ये ड्योढ़े खिलाफ पड़े, उसका जो आपने फार्मूला दिया मैं बताऊंगा। 52 से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में आई तो कब उसने 50% को पार किया बताऊंगा। तो बाकी सरकारें अवैध थी क्या? महाराज ऐसा मत कहो। अनिल दुबे जी, वही प्रश्न आपसे, आपने भी चार सुनो भाई, तर्क दिया उमा भाई, आ गई बात, आ गई, यानी कि उन लोगों ने हम पूछेंगे आपसे के खिलाफ। अरे रुको ना एक यार, अब आप लोग गजब करने लगते हो कई बार। इंदिरा गांधी 27% पर प्रधानमंत्री हुई, अब हमको ज्ञान दे रहे हो महाराज? हमको गूगल की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी हमको मत समझाओ ज्ञान। % पे नहीं हुई, मोदी जी 33% वोट पाके। अरे यार आप लोगों को कुछ भी याद रहता नहीं, इतिहास पढ़ना नहीं चाहते और बहस में कुछ भी बोलने लगते हो। ठीक है अनिल दुबे, कम वोट पाने वाले प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी थे, ये चेक कर लिया जाए। उमाशंकर जी, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है पूरा, माफ करिएगा। 52 से आज तक के चुनाव की पूरी प्रक्रिया विधि को समझिए, कंठस्थ करिए, तब प्रवक्ता रहिए। नहीं, मैं इस मामले में आपका सम्मान करता हूं, है ना? मेरे साथ ये दाएं बाएं नहीं चल सकता, कहीं चल जाए भाई, बहुत विनम्रता से कहूंगा। अनिल दुबे जी, वही प्रश्न आपसे, आपके लीडर ने भी एक चार्जशीट फ्रेम की, एक नारा हुआ पश्चिम में कि जो लाठी जयंत पर पड़ी है, ये लाठी आप पर पड़ी है, एक हो जाओ, लाठी के अपमान का बदला लो। बात लेकिन चली नहीं। हाँ नहीं चली, मैं तो सुबह स्वीकार करता हूँ कि जिस तरह की जो गंभीरता हम उसमें पैदा कर सकते थे, मैंने पहले भी कहा, मैंने सबसे अलग बात की कि हमारे नेता उस चुनाव में नहीं जा पाए। तो वो जो बात हम गंभीरता के साथ, जो जनता को लगा कि शायद जो है जयंत चौधरी जी इस चुनाव में यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उसका असर वहां पर पड़ा। और अगर जयंत जी स्वस्थ होते, जयंत जी वहां पर जाते, तो चुनाव की तस्वीर कुछ और होती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमने जो चार्जशीट दी, उस चार्जशीट पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने चार्जशीट दी उसको लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार की। जी हाँ, वो पता करना होगा, वो पता करना चाहिए आपको, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक दलों को वो काम करना भी चाहिए। अमित पुरी जी, ठीक है अमित पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी जी इन चुनावों से निपटी है, स्वाभाविक है। जैसा उदयवीर जी कह रहे थे, आज आपका दिन है, ये आपका दिन है, लेकिन अभी एक बड़ा मंथन बाकी है लोकतंत्र में, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव। वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को मत के रख देगा जी। ये तो छोटा जलूस था, वो कुंभ होगा, कुंभ जी। इससे निपट के एक नींद लीजिए और तब तक पंचायत का चुनाव शुरू।
एक बड़ी चुनौती फिर सामने होगी। जी पुरी साहब, अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे कार्यक्रम, हमारे एजेंडे में कोई चुनाव की जीत आखिरी दिन नहीं होती। हम निरंतर अहर्निश काम करने वाले एक संगठन के रूप में काम करते हैं। कभी 2 सीटों पे भी लोकसभा में सिमटे थे और कभी बहुमत में भी आए, लेकिन हम तब भी पस्त नहीं हुए और आज भी मस्त नहीं हुए। नंबर 1, क्योंकि हम कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पर सत्ता और सेवा के माध्यम से एक चुनौती स्वीकार करके काम करते। लेकिन मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं जी। असल में जब कैराना, नूरपुर, फूलपुर हुआ और तमामतर और गोरखपुर हुआ, तब भी हम कहीं विंध्याचल के दर्शन करने नहीं गए थे, यहीं स्टूडियो में बहस कर रहे थे बैठकर। तब ईवीएम भी अच्छी थी, सत्ता और कलेक्टर की बेईमानी भी नहीं थी। हम प्रचार पे नहीं गए, तब भी देखो हमने क्या नतीजे ला करके दिए। बीजेपी राइट ऑफ हो गई, वन टाइम वंडर है। मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग, आरएसएस ऑब्सेशन का जो पर संताप यानी सैडिस्टिक प्लेजर है, वो विपक्षी दलों को मुबारक, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको तो तेजस्वी यादव में भी आज की तारीख में एक संभावित नेता नजर आता है, प्रॉमिसिंग लीडर। और आज कांग्रेस को अपना लीडर विजनरी नहीं लगता, वो डिजनरी लगता है, डिज्नीलैंड वाला। तेजस्वी यादव विजनरी लगने लगा, पराए घर में लल्ला हुआ ढोलक और सोहर यहां बजने लगा, वो तो जाने दीजिए। लेकिन असल में इन सब पे आपने गलत चर्चा कर दी। ना ये चार्जशीट लगाने वाले लोग हैं, ना एफआईआर करने वाले लोग हैं। ये शाम को एक एजेंडा रखते हैं, जीत गए तो वाह वाह, और नहीं तो मुन्नी की बदनाम हुई की तरह ईवीएम की आहा। भाई यही इनका एजेंडा है, एक सेट फार्मूला है। जीत जाओ सरकार के खिलाफ जनादेश, और हार जाओ तो मुन्नी बदनाम की तरह ईवीएम शाम को बदनाम कर दी जाएगी, और वो काम शुरू हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। कहां के गाना याद है अमित भाई को। खैर, ये लाइटर मूड की बात है। सबसे पहले जो उमा भाई ने बात कही ना, उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते उनका उत्साह अच्छा है, पार्टी के लिए लड़ना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। लेकिन मैं एक तथ्यात्मक बात रख दूं, हिंदुस्तान में अब तक बहुत कम सरकारें ऐसी बनी, बहुत कम, जो 51% पर बनी। बहुत कम सरकारें हैं। 84 की सरकार है, चूंकि इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश का परिदृश्य अलग था। 71 उस वक्त परिदृश्य अलग था। सामान्यता है 51% की सरकार केंद्र में बनी नहीं। इसलिए ऐसा ज्ञान मत दो कि क्या इसका मतलब इनके खिलाफ इतना % वोट। ना जी ना, 51% पर कौन भाई का लाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ? बताओ ना, उसका फोटो दिखाओ हमको। उत्तर प्रदेश में बता दो कौन मुख्यमंत्री 51% पर बना। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। तो ये मान लिया जाए कि वो ये लोकतंत्र का अपमान करना की धारणा है, ये ठीक नहीं। कि हम जीते तो इंदिरा जी जीते तो 27% पर इंदिरा जी देश की नेता, और दूसरे को 51 चाहिए तब हम देश का नेता मानेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। कड़वा कड़वा तू, मीठा मीठा गप। इंदिरा जी भी देश की नेता थी। जो आदमी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश का नेता है मुख्यमंत्री, और देश का नेता प्रधानमंत्री। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप हो, चाहे जवाहरलाल जी रहे हो, चाहे वाजपेयी जी रहे हो। इसका क्या मतलब है? कुछ तो मर्यादा रखो भाई। मुझे याद है उदयवीर जी शायद होंगे उस कार्यक्रम में, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, एक कार्यक्रम में हम थे और वो थे मंच पर। उन्होंने अपना भाषण दिया, उसके बाद मैंने भाषण दिया, तो मैंने उस बात कही थी। मोदी जी तब मुख्य प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा था कि मेरी मान्यता है देश का चेहरा होता है निर्वाचित प्रधानमंत्री और प्रदेश का चेहरा होता है निर्वाचित मुख्यमंत्री। 51% वाला फार्मूला भारत में कभी नहीं चला। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आत्मालोचन करते रहना चाहिए। हम मर्ज ही नहीं जानेंगे और काइट फ्लाइंग करेंगे तो स्थिति कभी नहीं सुधरेगी ना। अनावश्यक अपने नेता के व्यामोह में भी मत रहिए। मुझे याद है बसपा के एक हमारे मित्र ने कहा था इसी कार्यक्रम में, उपचुनाव पे चर्चा कर रहे थे, क्या अग्निहोत्री जी आपको भी बसपा का अंदाज नहीं?
बहन जी को जाने की जरूरत है क्या? वो तो नजर घुमा देती हैं तो चुनाव हो जाता है। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर नहीं देखा आपने? मैंने कहा हो सकता भाई मुझे ही कम समझो, अभी ये नजर नहीं घुमाई थी, अब की नहीं घुमाई नजर। 2014 में लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई थी तो नजर नहीं घुमाई थी। चिंतन करना होगा। लोकतंत्र की प्राण शक्ति यहीं से, अगर अनिल दुबे ये सोचेंगे कि नहीं मेरा नेता तो किसानों का मसीहा है हिंदुस्तान में और बुलंदशहर जीत नहीं पाओगे, तो फिर भाई साहब फिर आपको मुबारक ऐसी सोच। बिल्कुल सोचो। अनिल भाई कह रहे थे हमारा नेता कोरोना में आ गए इसलिए नहीं जा पाए। अरे चुनाव से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले तो उन्होंने वहां पंचायत की थी ना, लाठी दिखाई थी ना, कुर्ता उठा के। अरे कोई खाना था कि गरम ही गरम रोटी खानी थी? असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? सवाल होगा। उदयवीर सिंह की पार्टी को यह सोचना होगा। आपकी पार्टी के अब अखिलेश जी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनको आपने राज्यसभा में अभी दोबारा भेजा है, उनके बेटे की सीट, वो वहां से जुड़े हैं, समन्वय का काम देखते हैं। ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई? और जो बात मैंने पहले कही थी मैं फिर दोहराता हूं, लोकतंत्र में कोई चुनाव छोटा नहीं होता। और जिन नेताओं को यह गलतफहमी है कि अमा नहीं यार अब इतनी छोटे चुनाव में हम निकलेंगे क्या, वहां ऐसी परिस्थिति बनती है, वहां ऐसी परिस्थिति बनती है। जनता छोटी नहीं ना। टूंडला की, बुलंदशहर की, नौगवा सादत की जनता तो छोटी नहीं है ना। और जब वो आपका तेवर देखती है कि नेता लोग करेगा मैं इतने छोटे चुनाव में हम नहीं निकलेंगे, ये तो बच्चे लड़ लेंगे। बिल्कुल, ये उस्ताद वाला कार्यक्रम नहीं है राजनीति में कि पहले शागिर्द जाएंगे फिर उस्ताद बड़े माहौल में निकलेंगे। एक ये भी सीखना चाहिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसका नतीजे से लगती है, कोई भी चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी पर जनादेश होता है। उसके प्रदर्शन, नीति, कार्यक्रम, आचार, विचार, चरित्र, चिंतन पर जनता की टिप्पणी होती है। लोकतंत्र में उसको आप सीआर बोल सकते हैं, जैसे अधिकारियों के लिए सीआर होती है। सीआर लिखती है जनता हर चुनाव में। इसलिए हां, लोकतंत्र का तकाजा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज ये मानने का पूरा अधिकार है कि 25 लाख के रेफरेंडम सर्वे में, इतना बड़ा सर्वे साइज तो हो, एजी नेल्सन का भी नहीं होता किसी सैंपल में, किसी सर्वे में। इतने लोगों ने उनकी अब तक की रीति नीति पर मोहर लगाई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं जोर देकर, क्योंकि अगर चुनाव परिणाम इसके उलट होता तो हमारे अमित पुरी को छोड़कर सारे मित्र कह रहे होते कि भैया बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं जी। और अगर वह आम आए हैं पेड़ पर तो मान लेना चाहिए पेड़ भी आम का ही लगाया होगा, बबूल का नहीं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस उपचुनाव का निचोड़ ये निकल कर आया, बीजेपी 7, समाजवादी पार्टी 1, हाथी और हाथ बिल्कुल खाली। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ।